नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं। अमिश त्रिपाठी की 2015 में आई किताब राम, इक्ष्वाकु के वंशज। इस पर लिखी गई एक समीक्षा है हमारे पास। ये किताब उनकी रामचंद्र सीरीज की पहली कड़ी है और ये जो स्रोत है हमारे पास, ये इसका एक अच्छा खासा विश्लेषण है, एक पुस्तक समीक्षा कह सकते हैं। तो आज हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस समीक्षा के जरिए हम समझें कि आखिर ये किताब रामायण की जानी पहचानी कहानी को किस नए ढंग से पेश करती है। समीक्षा कहती है कि इसमें यथार्थवाद और सामाजिक राजनीतिक पहलुओं पर जोर है। तो देखते हैं इस नजरिए में क्या बात है और समीक्षा हमें क्या बताती है इसके बारे में। सबसे पहली बात जो इस समीक्षा से उभर कर आती है वो है राम का चित्रण। देखिए, अमिश ने राम को सिर्फ भगवान की तरह नहीं दिखाया है। जोर इस बात पर है कि वो पहले एक राजकुमार है, फिर संघर्षों से जूझते एक इंसान है और हाँ, बेहद अनुशासित योद्धा भी। ये रामायण को एकदम मानवीय और सामाजिक धरातल पर लाने की कोशिश लगती है ना। बिल्कुल। ये वाकई एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर समीक्षा काफी जोर देती है। ऐसा लगता है कि लेखक का इरादा कहानी को सिर्फ अलौकिक चमत्कारों तक वो सीमित रखने का नहीं है, बल्कि उसे असल दुनिया के नियमों और इंसानी जज्बातों से जोड़ने का है। समीक्षा के मुताबिक राम की दिव्यता उनके जन्म से नहीं आती, बल्कि उनके कर्मों से, उनके अनुशासन से और उनके संघर्षों से निखरती है। ये दिखाता है कि कैसे पुराने महाकाव्यों को आज के पाठकों के लिए नए सिरे से सोचा जा सकता है, उन्हें ज्यादा प्रासंगिक बनाने की कोशिश। हाँ, और समीक्षा कहानी की शुरुआत भी बड़े नाटकीय ढंग से बताती है। अयोध्या में माहौल ठीक नहीं है, राजा दशरथ का राज्य कमजोर पड़ रहा है, लड़ाइयां हार रहे हैं वो, और दूसरी तरफ लंका के राजा रावण का दबदबा और आतंक बढ़ रहा है। एकदम उथल पुथल का समय। और इसी तनाव भरे माहौल में राम का जन्म होता है। और समीक्षा एक एक चौंकाने वाली बात बताती है कि जिस दिन राम का जन्म हुआ, उसी दिन अयोध्या एक अहम युद्ध हार गई, और इस वजह से उनके अपने पिता राजा दशरथ उन्हें एक तरह से अशुभ मानने लगते हैं। ओहो। सोचिए, कहानी की शुरुआत ही पिता के तिरस्कार और ऐसी नकारात्मक परिस्थितियों से हो रही है। ये तो किरदार के सफर के लिए एक बहुत ही मुश्किल शुरुआत है। समीक्षा इस बात को कैसे देखती है? क्या ये राम के आगे के जीवन और उनके व्यक्तित्व को समझने की कुंजी है? हाँ, बिल्कुल। समीक्षा इस बिंदु को राम के चरित्र निर्माण के लिए बहुत अहम मानती है। ये शुरुआत ही उनके जीवन के संघर्षों की नींव रखती है एक तरह से। ये दिखाता है कि उनका रास्ता आसान नहीं था, बिल्कुल नहीं। उन्हें शुरू से ही व्यक्तिगत और बाहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पिता पुत्र के बीच का ये तनाव, ये मनोवैज्ञानिक परत। हाँ, ये बहुत अलग है। ये कहानी को पारंपरिक चित्रणों से अलग करती है, ऐसा समीक्षा का मानना है। ये उनके भविष्य के कठोर निर्णयों और अकेलेपन की पृष्ठभूमि तैयार करता है। अच्छा, अब आते हैं राम के चरित्र के मूल तत्वों पर। मर्यादा पुरुषोत्तम। समीक्षा कहती है कि अमिश के राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन उनकी ये महानता किसी दैवीय वरदान या चमत्कार का नतीजा नहीं है। तो फिर ये कहां से आती है? समीक्षा के अनुसार ये महानता आती है उनके कठोर अनुशासन से, कानून के प्रति उनकी अटूट निष्ठा से और उनके जबरदस्त आत्मसंयम से। वो युद्ध कला में निपुण हैं, पर नियमों को सबसे ऊपर रखते हैं। समीक्षा इस बात पर खास जोर देती है कि राम के लिए कानून सिर्फ दूसरों पर लागू करने की चीज नहीं है, वो खुद भी उससे बंधे हुए हैं, पूरी सख्ती से। और इसी वजह से टकराव भी होते हैं। समीक्षा ये बताती है कि नियमों पर टिके रहने की ये जिद उन्हें कई बार मुश्किल में डालती है। परिवार हो या प्रजा, अगर कोई नियम तोड़ता है तो राम रियायत नहीं करते। ये थोड़ा कठोर नहीं लगता है ना? हाँ, और यहीं पर समीक्षा उस द्वंद्व को उजागर करती है जिसे वो कानून बनाम करुणा कहती है। राम का नियमों के प्रति ये जो अड़िग रवैया है, वो उन्हें कई बार अकेला खड़ा कर देता है, शायद थोड़ा असंवेदनशील भी दिखाता है। लेकिन समीक्षा का तर्क है कि यही बात उन्हें ज्यादा वास्तविक नायक बनाती है। वो कोई ऐसे भगवान नहीं जो बस चुटकी बजाकर सब ठीक कर दें, बल्कि एक ऐसे इंसान हैं जो सही और गलत के मुश्किल सवालों से जूझते हैं और अपने सिद्धांतों पर टिके रहने की कीमत चुकाते हैं। समीक्षा के शब्दों में कहें तो उनकी महानता इसी संघर्ष और संकल्प से पैदा होती है। दिव्यता कर्म से आती है, जन्म से नहीं। दिलचस्प। अब बात करते हैं सीता की। पारंपरिक कहानियों में अक्सर उनका किरदार राम की पत्नी या फिर अपहरण की शिकार तक सीमित रह जाता है। क्या इस किताब में समीक्षा के अनुसार कुछ अलग है? बहुत अलग है।
ऐसा समीक्षा का कहना है, सीता को सिर्फ एक आदर्श पत्नी के रूप में नहीं दिखाया गया है। नहीं। उन्हें एक सशक्त, आत्मनिर्भर, पढ़ी लिखी और राजनीतिक रूप से बेहद जागरूक महिला के तौर पर चित्रित किया गया है। वो सिर्फ राम की परछाई नहीं है, नहीं, बल्कि खुद एक मजबूत शख्सियत है। समीक्षा बताती है कि वो मिथिला की राजकुमारी और प्रधानमंत्री भी हैं। वाह, तो ये उन्हें एक सक्रिय राजनीतिक भूमिका देता है। ये तो वाकई पारंपरिक छवि से बहुत हटकर है। और राम और सीता के रिश्ते के बारे में समीक्षा क्या कहती है? क्या ये भी अलग है? मतलब उनका संबंध? हाँ, समीक्षा के मुताबिक उनका रिश्ता सिर्फ एक पारंपरिक विवाह नहीं है। ये दो समान विचारधारा वाले लोगों का गठबंधन है। एक साझेदारी है जो आपसी सम्मान, समझदारी और एक दूसरे के लिए त्याग पर आधारित है। सीता सिर्फ राम का समर्थन नहीं करती, बल्कि कई बार उन्हें चुनौती भी देती हैं, उनसे बहस करती है। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि ये रिश्ता बराबरी का है। अच्छा, जिसमें दोनों का योगदान है। ये इसे एक आधुनिक सोच वाली साझेदारी जैसा दिखाता है, कह सकते हैं। ठीक है, कहानी आगे बढ़ती है और आता है वनवास का दौर, मतलब अरण्यकांड। समीक्षा बताती है कि किताब इस हिस्से को काफी विस्तार से दिखाती है। क्या इसमें सिर्फ जंगल के जीवन का वर्णन है या कुछ और भी? नहीं, समीक्षा के अनुसार ये सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं है। ये वो समय है जब राम, सीता और लक्ष्मण के चरित्र और निखरते हैं। उनके आपसी रिश्ते, उनके सामने आने वाली चुनौतियां, जंगल का जीवन, स्थानीय कबीलों से उनका मिलना, ये सब उनके विकास को दिखाते हैं। ये उनके धैर्य, उनकी सहनशीलता और नेतृत्व क्षमता की परीक्षा का समय है। समीक्षा इशारा करती है कि यह हिस्सा किरदारों की आंतरिक यात्रा पर ज्यादा केंद्रित है, मतलब बाहरी घटनाओं से ज्यादा। और फिर आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, सीताहरण। समीक्षा इसे कैसे प्रस्तुत करती है? समीक्षा इसे कहानी का सबसे बड़ा निर्णायक मोड़ मानती है। ये न सिर्फ राम के जीवन का सबसे बड़ा संकट है, बल्कि ये उन्हें उनके सिद्धांतों की सबसे कठिन परीक्षा में डाल देता है। यहाँ से कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है और राम के उस रूप का उदय होता है जो अपने प्यार और न्याय के लिए लड़ने को तैयार है। समीक्षा इसे भावनात्मक रूप से बहुत तीव्र और कहानी को आगे बढ़ाने वाला क्षण बताती है। मतलब यहाँ से गति बढ़ जाती है। सीताहरण से जुड़ा है रावण का किरदार। अक्सर उसे सिर्फ बुराई के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। क्या समीक्षा यहाँ भी कुछ नया बताती है रावण के बारे में? हाँ, समीक्षा इस बात पर ध्यान दिलाती है कि अमिश ने रावण को सिर्फ एक सपाट विलन की तरह नहीं दिखाया है। वो एक जटिल किरदार है। वो बहुत विद्वान है, शक्तिशाली है, एक कुशल शासक भी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन साथ ही वो अहंकार, अन्याय और अपनी इच्छाओं का गुलाम है। समीक्षा का तर्क है कि ये जटिलता उसे ज्यादा विश्वसनीय और खतरनाक बनाती है। वो सिर्फ एक राक्षस नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो अपनी क्षमताओं का गलत इस्तेमाल करता है। ये अच्छाई बनाम बुराई की लड़ाई को थोड़ा और पेचीदा बनाता है, ग्रे शेड्स देता है। तो अगर हम पूरी किताब के मुख्य विषयों को समेटें, जैसा कि समीक्षा में बताया गया है, तो क्या बातें खासतौर पर उभरती हैं? क्या है वो मुख्य थीम्स? कई महत्वपूर्ण विषय हैं जिन्हें समीक्षा रेखांकित करती है। एक तो वही कानून बनाम करुणा का केंद्रीय द्वंद्व जो राम के चरित्र की धुरी है, वो हमने बात की। दूसरा, अयोध्या का आंतरिक राजनीतिक माहौल, साजिशें, दशरथ की नेतृत्व क्षमता पर सवाल, दरबारियों की खींचतान। ये कहानी को एक राजनीतिक थ्रिलर का रंग देता है एक तरह से। और तीसरा, रावण का बढ़ता प्रभाव और उसका आतंक, जो सिर्फ अयोध्या के लिए नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए खतरा है। ये कहानी को एक बड़े फलक पर ले जाता है। चौथा, मानवीय भावनाएं, राम का अपने पिता द्वारा नकारे जाने का दर्द, सीता का अपहरण होने पर उनकी पीड़ा और क्रोध, लक्ष्मण का अपने भाई के प्रति समर्पण और कभी कभी थोड़ी निराशा भी। समीक्षा कहती है कि ये भावनाएं पात्रों को गहराई देती हैं, उन्हें रियल बनाती हैं। और पांचवा? और पांचवा, निश्चित रूप से सीता की शक्ति और उनका स्वतंत्र व्यक्तित्व, ये भी एक प्रमुख थीम है। ये सारे विषय मिलकर कहानी को काफी बहुस्तरीय बनाते लगते हैं। ये सिर्फ एक पौराणिक कथा का रीटेलिंग नहीं लगता, बल्कि उस दौर के समाज, राजनीति और इंसानी रिश्तों पर एक टिप्पणी जैसा लगता है ना? बिल्कुल, समीक्षा का यही मुख्य तर्क है। ये किताब उसके अनुसार सिर्फ घटनाओं को दोहराने के बजाय उनके पीछे के क्यों और कैसे पर ज्यादा ध्यान देती है। ये महाकाव्य को एक समकालीन विमर्श से जोड़ने का प्रयास करती है,
जिसमें नेतृत्व, शासन, नैतिकता, व्यक्तिगत संघर्ष जैसे मुद्दे केंद्र में हैं। हर किताब की तरह इसकी भी कुछ खूबियों और कमजोरियां होंगी। समीक्षा इस बारे में क्या कहती है? पहले खूबियों की बात करते हैं। क्या अच्छा लगा समीक्षा को? समीक्षा कई खूबियों का जिक्र करती है। सबसे पहले पौराणिक कथा को एक ताज़ा, आधुनिक और कह सकते हैं तर्कसंगत दृष्टिकोण से पेश करना। दूसरा, राम, सीता, रावण जैसे स्थापित पात्रों को ज्यादा मानवीय और जटिल बनाना, जिससे पाठक उनसे एक नए स्तर पर जुड़ सकें, शायद ज्यादा रिलेट कर सकें। तीसरा, कहानी में राजनीति, समाज और धर्म के मुद्दों पर विचारोत्तेजक सामग्री का होना, जो पाठक को सोचने पर मजबूर करे। और चौथा, भाषा का सरल और आकर्षक होना, जो इसे पढ़ने में आसान बनाता है। मतलब कॉम्प्लेक्स आइडियाज को भी सरल भाषा में समझाया गया है। ठीक है। और कमजोरियों के बारे में समीक्षा का क्या कहना है? क्या वो कुछ बताती है, कुछ आलोचना? हाँ, समीक्षा कुछ संभावित कमजोरियों या आलोचना के बिंदुओं का भी जिक्र करती है, जो जरूरी है। पहला, ये कि राम और सीता का यह मानवीय चित्रण शायद उन पाठकों को पसंद ना आए जो उन्हें पारंपरिक रूप से केवल देवी रूप में देखते आए हैं। हाँ, ये हो सकता है। उनके लिए ये शायद श्रद्धा को कम करने जैसा लगे, या शायद अपमानजनक भी। दूसरा, कुछ पाठकों को कहानी की शुरुआत थोड़ी धीमी लग सकती है, क्योंकि लेखक दुनिया और किरदारों को स्थापित करने में समय लेता है। वर्ल्ड बिल्डिंग पर फोकस है। और कोई बात? एक और बात जो समीक्षा उठाती है वो ये कि राजनीति और सामाजिक संरचनाओं पर इतना ज्यादा ध्यान होने के कारण कुछ पाठक जो सिर्फ एक तेज गति वाली एडवेंचर कहानी की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें यह थोड़ा भारी या जटिल लग सकता है। समीक्षा का इशारा है कि ये किताब शायद गहरी सोच और विश्लेषण पसंद करने वाले पाठकों के लिए ज्यादा उपयुक्त है। अच्छा। तो ये जरूरी है कि पढ़ने से पहले पाठक इन बातों को ध्यान में रखें, अपनी अपेक्षाएं सेट कर लें। तो कुल मिलाकर समीक्षा का अंतिम फैसला क्या है? वो इस किताब को कैसे आंकती है? मतलब निचोड़ क्या है? अंत में समीक्षा इसे एक साहसिक और महत्वपूर्ण प्रयोग मानती है। ये राम को भगवान मानने के साथ साथ उससे पहले एक इंसान, एक अनुशासित नेता और सिद्धांतों पर चलने वाले एक राजा के रूप में प्रस्तुत करने का एक गंभीर प्रयास है। ये पारंपरिक भक्तिभाव से थोड़ा हटकर उनके मानवीय संघर्षों और नैतिक दुविधाओं पर ज्यादा रोशनी डालती है। और किन पाठकों के लिए इसे सुझाया गया है? कौन पढ़े इसे? समीक्षा इसे उन पाठकों के लिए खासतौर पर अनुशंसित करती है जो रामायण की कहानी को घिसे पिटे ढंग से नहीं, बल्कि एक नई, तर्कसंगत और मानवीय दृष्टि से देखना चाहते हैं, जो पौराणिक कथाओं में छुपे सामाजिक राजनीतिक संदेशों और मानवीय मनोविज्ञान को समझने में रुचि रखते हैं। तो सार ये है कि ये रामायण को देखने का एक स्थापित मान्यताओं से अलग, एक विचारोत्तेजक नजरिया पेश करने वाली किताब है, ऐसा समीक्षा का मानना है। तो इस पूरी चर्चा से हमने देखा कि ये पुस्तक समीक्षा राम, इक्ष्वाकु के वंशज को किस तरह देखती है। एक ऐसी कोशिश जो रामायण को मानवीय, राजनीतिक और यथार्थ के धरातल पर लाती है। समीक्षा के अनुसार जोर राम के संघर्ष, अनुशासन और कानून के प्रति उनकी निष्ठा पर है, न कि सिर्फ उनकी जन्मजात दिव्यता पर। सीता को भी एक शक्त किरदार के रूप में उभारा गया है। ये मुख्य बातें हैं। हाँ, और ये चर्चा ये भी दिखाती है कि कैसे जानी पहचानी कहानियों को भी अलग अलग नजरियों से देखकर हम नई बातें सीख सकते हैं, नई परतें खोल सकते हैं ना। समीक्षा के मुताबिक ये किताब इसी का एक उदाहरण है, एक महान महाकाव्य को इंसानी जमीन पर उतारने का प्रयास, जहां नायक अपनी दिव्यता से नहीं बल्कि अपने कर्मों, अपने चुनाव और अपने सिद्धांतों पर टिके रहने से महान बनता है। इस समीक्षा के विश्लेषण में एक बात जो बार बार सामने आई वो है राम का कानून के प्रति लगभग निरपेक्ष समर्पण। वो नियमों को इतना महत्व देते हैं कि कई बार मानवीय भावनाएं या व्यक्तिगत रिश्ते पीछे छूटते नजर आते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, जिस पर शायद पाठक किताब पढ़ने के बाद सोचना चाहें। हाँ, बिल्कुल। ये सवाल कि एक आदर्श समाज या एक आदर्श नेता के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, नियमों का अक्षरशः पालन या मानवीय करुणा और परिस्थितियों के अनुसार ढलने की क्षमता। सही। क्या हमेशा कानूनी धर्म है या कभी कभी करुणा उससे बड़ी हो सकती है? इन दोनों के बीच सही संतुलन कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, और शायद यही इस किताब को समीक्षा के अनुसार इतना विचारोत्तेजक बनाता है, ये सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।